ठीक है लक्ष्मी, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो 41। सुषमा तो लेट में आएगी, थोड़ा आरसी आई नहीं है अभी। जॉन लटार्ड के बारे में क्या बात सही, ये किसका था? कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी किसका था? कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी मैं आयर में पढ़ाई थी। ठीक है, देखो ये हटा देगी ना तुम। अच्छा आरसी बताओ इसका आंसर एक बार। और कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी किसका था, एक बार मुझे बता भी देना। हाँ ठीक है बिल्कुल। ये याद है कि कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी किसका था? ठीक है तो ऐसे किसका? हाँ कार्ल डूइज का था। नहीं आरसी एक बार तुम देखना नोट में, ठीक है मुझे क्लियर करना है। आयर में देखना, ठीक है। वो कम्युनिकेटिव एक्शन था वो, सॉरी सॉरी। ठीक है मुझे कम्युनिकेटिव एक्शंस में पढ़ाए थे तुम लोगों, क्रिटिकल थ्योरी में। कम्युनिकेटिव एक्शन है यहाँ पे लिखा हुआ है, कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी। वो सॉरी मुझे कंफ्यूजन हो गया कि वो आयर में जब पढ़ाई थी तुम्हारा ये क्या नाम है, क्रिटिकल थ्योरी, तो वहां पे मैं पढ़ाई थी कम्युनिकेटिव एक्शन। ठीक है, ठीक है तो ये हट जाएगा, सी हटेगा। तो ये याद करो, ये फ्यूचर के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि जॉन लटार्ड का कॉन्सेप्ट इसमें से क्या क्या है? लैंग्वेज गेम, ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज, कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंसी, इन सारी चीजों से लोटार्ड जो है वो जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी डी। ये रटने वाली क्वेश्चन है, रट लेना तुम लोग। लैंग्वेज गेम हो गया, रिपोर्ट ऑन नॉलेज हो गया, कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंसी हो गया, सारे से ही लोटार्ड क्या है? एसोसिएटेड है, नहीं जुड़े हुए हैं। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ। ए और सी। ठीक है लक्ष्मी, तुमको नहीं मैं बता दे रही, पता ठीक है। हॉब्स का फिलॉसफी जो है ना, हॉब्स का फिलॉसफी में तुम पढ़ना, ह्यूमन विल के लिए कहीं पर भी तुमको स्पिरिचुअल या ट्रांसजेंडर नहीं मिलेगा। ट्रांसजेंडर किसको बोलते हैं? जैसे कि इंसान नहीं होता, गॉड से जाके जुड़ जाता है, जैसे गॉड से जुड़ने का बात करता है। ठीक है, जैसे हम लोग कल भी पढ़े थे, किसके बारे में पढ़े थे यार, याद नहीं आ रहा मेरे को। मतलब जो स्पिरिचुअल के बारे में बात करते हैं, जैसे हाँ गौतम बुद्ध टाइप के जो लोग होते हैं, लोग बोलते हैं ना कि हम लोग गॉड से जुड़ रहे हैं। हाँ कबीर के बारे में पढ़े थे कि वो ट्रांसजेंडर टाइप का बात कर रहे थे कि गॉड से जुड़ जाना ऐसे वगैरह है ना, इनलाइटमेंट वगैरह करना। तो ये हॉब्स नहीं बोलता है। हॉब्स तो थोड़ा साइंस को फॉलो करता है, ठीक है ना। जैसे ये मैं पढ़ाई भी की, वो बोलता है कि लाइफ इट इज ए मोशन, मोशंस के बारे में बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ह्यूमन बिल डिड नॉट इम्प्लाई एनीथिंग स्पिरिचुअल एंड ट्रांसजेंडर। तो ये बात बिल्कुल, क्योंकि ये नहीं बोलता स्पिरिचुअल और ट्रांसजेंडर के बारे में बात नहीं करता, तो ए सही है। और ये मोशंस के बारे में बात करता है कि इंसान का जो खुद का लाइफ है ना, वो मोशंस की ज्यादा ये होता है। और ये मैं पढ़ाई भी हूँ तुम लोगों को, मतलब तुम नहीं पढ़ी होगी लेकिन आरसी लोगों को ये हुआ है पेपर वेस्टर्न में मोशंस के बारे में। ठीक है, और वो हॉब्स जो है ना, वो साइंस को फॉलो करने वाला पर्सन है। ठीक है, जैसे गैलीलियो से इंस्पायर था, इन सब इस टाइप के थिंकर से इंस्पायर थे। तो वो कभी भी स्पिरिचुअल वगैरह के बारे में बात करेंगे नहीं। जब जो इंसान साइंस को फॉलो करेगा, स्पिरिचुअल ट्रांसजेंडर टाइप का बात नहीं करेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक बोले कि इंसान को जो बिल है ना, वो स्पिरिचुअल ट्रांसजेंडर से नहीं बना है। ठीक है, तो बिल्कुल ए भी सही है और सी भी सही है। ठीक है, बाकी डी और ये बी नहीं होगा सही। ठीक है, ए और सी है। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, इसमें से कौन सा सी बी मैच वन होगा? बोलो आरसी। 43 का क्या बोल रहा है? 4 नंबर होगा। ठीक है लक्ष्मी, 4 नंबर, ए बी सी। डिप्लोमेंटल
डेमोक्रेसी से जुड़े हुए सीबी मैकफर्सन, ठीक है। एसोसिएशनल कैपेसिटी से जुड़े हुए हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटी कैपेसिटी से जुड़े हुए हैं, लेकिन कल्चर डेमोक्रेसी के बारे में ये बात नहीं करते हैं। तो ए बी सी इसका आंसर हो जाएगा। विवेकानंदा के बारे में क्या करेक्ट लिखा हुआ है? ए। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द करेक्ट अबाउट विवेकानंदा? विवेकानंदा के बारे में क्या सही लिखा हुआ है? तो आरसी बोली है तुम्हारा ए। हाँ, ए सही हो, हाँ बिल्कुल सही होगा, हाँ ए बी डी। विवेकानंद एक्सेप्ट करते हैं सेडिएशन कमेटी रिपोर्ट 1918, ये गलत है, इसको हटा दो तो ए बी सी हो जाएगा। 1897 में विवेकानंद स्टार्ट करते हैं रामकृष्ण, ठीक है। विवेकानंद से सेटअप करते अद्वैत आश्रम और हिमालय में, ये भी बिल्कुल सही है। विवेकानंद ऑल्सो क्लेम द नेशन ट्रू अर्थ कुड नॉट ऑलवेज मेजर इन टर्म ऑफ मिलिट्री, ये सब के बारे में बात ही नहीं करते, मटेरियल वगैरह के बारे में। सुनो एक मिनट, थोड़ा सा तुम लोगों को तो मैं थोड़ा क्लास एक्सटेंड कर दूंगी, मेरी मेरी अम्मी ना थोड़ा बुला रही है हमारे यहाँ, 5 मिनट में तुम अच्छा हाँ मैं आ रही हूँ, ठीक है। और एक बात मैं तुम लोग और बोल रही हूँ कि अगर लक्ष्मी आती है और ग्रुप में मैसेज करती है कि मैं ये नहीं हो पा रही, तो थोड़ा सा बोलना रुकने के लिए, मैं 1 मिनट 2 मिनट में आ रही हूँ, ठीक है। 2 मिनट में मैं क्लास थोड़ा एक्सटेंड कर दूंगी, इसीलिए लेट हुआ स्टार्ट, ठीक है। पॉज करके जाती हूँ, रिकॉर्डिंग बढ़ाना है, ठीक है। ये हो गया था ना। तिलक के बारे में करो, कल ही हम लोग ये पढ़ेंगे, देखो क्या क्या समझ में आ रहा। ऑप्शन 1। बोलो लक्ष्मी, कल तो क्लास हुआ था ना, ये आराम से देखो, आराम से। हाँ दी ऑप्शन 1। क्या हटेगा? कल मैं तुम लोगों को पढ़ाई थी कि न्यू इंग्लिश स्कूल को ये स्टाब्लिश करते हैं पुणे में, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि तिलक अपोज करते हैं न्यू स्कूल को स्टाब्लिश करने में, ठीक है। कल तुम लोग पहला ही जब तिलक स्टार्ट की थी तो मैं पहले ही में ही पढ़ाई थी कि तिलक जो है न्यू स्कूल को है ना, न्यू इंग्लिश स्कूल को स्टाब्लिश करते हैं, क्यों वैसा बता रही हूँ मैं। देखो जैसे कि इनका कहना था तिलक का कि अगर तिलक का कहना था कि जो ब्रिटिशर थे, तो ब्रिटिश लोग इंग्लिश स्कूल, वो लोग तो इंग्लिश में पढ़ाते थे, उनका लैंग्वेज इंग्लिश था। तो जब इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने के लिए यूथ यहाँ आएंगे, यहाँ पे आएंगे, बच्चे आएंगे, यूथ आएंगे पढ़ने के लिए, तो वो उनकी ही आइडियोलॉजी को सीखेंगे, क्योंकि वो अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी और स्कूल में वही चीज़ सिखाएंगे जो उनके लिए बेस्ट है ना, जो उनका आइडियोलॉजी है, ठीक है ना। तो बच्चे लोग या यूथ जो होता है, आइडियोलॉजी या जो चीज़ भी सीख कर कहाँ से निकलता है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से। तो उसी तरह अगर हम लोग इंग्लिश स्कूल को नहीं स्टैब्लिश करेंगे जहाँ पे इंग्लिश पढ़ाया जाए, तो बच्चे जाएंगे इंग्लिश सीखने के लिए ब्रिटिश स्कूल, तो फिर तो वो तो वहीं पे उनके ही हो जाएंगे, उनके ही गुण गाएंगे, तो फिर तो वो फ्रीडम के लिए लड़ाई भी नहीं करेंगे। तो इसलिए तिलक बोलते हैं कि हम लोगों को भी न्यू इंग्लिश स्कूल को स्टाब्लिश करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए वो न्यू इंग्लिश स्कूल को स्टाब्लिश करते हैं, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि तिलक अपोज करते हैं, बस यही डी हटेगा, तुम्हारा आंसर बन जाएगा। तो डी किस में नहीं है भाई? तो 1 नंबर में नहीं है ना। बाकी वे देख लेते हैं कि तिलक फील करते हैं कि द रूट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म मस्ट बी सेंटिमेंट एंड इमोशन द इंडियन मासेस, मतलब वो ये सोचते हैं कि देखो ये बात बिल्कुल सही है। मैं कल तुम लोग को भी पढ़ाई थी कि वो फेस्टिवल क्यों स्टार्ट करते हैं, ताकि लोगों के अंदर नेशनलिज्म आए, अपने कंट्री, मासेस के मतलब पीपल, इंडियन लोगों के अंदर इमोशंस आए, है ना, सेंटिमेंट आए, किसके लिए? इंडियन नेशनलिज्म के लिए। तब तो जब उनके अंदर नेशनलिज्म आएगी, तब तो वो इंडिया को फिर से क्या करेंगे? आज़ादी दिलाएंगे, फ्रीडम स्ट्रगल करेंगे यूथ, है ना। तिलक हैज ऑल्सो प्रपोज द कांग्रेस रेजोल्यूशन फॉर द रिलीज द अली ब्रदर्स। हाँ, तो बोल रहा क्या कि तिलक ने ये भी प्रपोज किया था कांग्रेस में कि रिलीज किया जाए अली ब्रदर के रेजोल्यूशंस को। अकॉर्डिंग टू तिलक स्वराज वाज मोरल नेसेसिटी, कल ये मैं पढ़ाई थी कि ये बोलते स्वराज इज माई बर्थ, है ना, ये तो ये भी सही हो गया तुम्हारा। तिलक लिखते हैं कि स्वराज इज द फाउंडेशनल नॉट द हाइट ऑफ आवर फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी, बोले स्वराज हम लोगों का तो फाउंडेशन है, स्वराज इज माई बर्थ, है ना, मैं बताई थी ना कि हम लोगों को पैदा होने से ही ये राइट मिला हुआ
है। तो ये वही बोले कि ये कोई लोगों का फ्यूचर का हाइट और प्रॉस्पेरिटी बताएगा नहीं, ये हम लोगों का फाउंडेशंस है, ये लिखते हैं, ठीक है ना। तो ABC सब सही, तुम डी हटाती तो आंसर ऐसे भी बन जाता। बाकी ठीक है, तुम लोगों दोनों का आंसर सही है। देखो तीनों आदमी ये क्वेश्चन सॉल्व करो, 1 मिनट रुक जाओ। ये मैं पढ़ाई थी तुम लोगों को, पॉलिटिकल पार्टी पढ़ाई हूँ, तो मैं एलमेट का पॉलिटिकल पार्टी तुम लोगों को पढ़ाई थी, मैं बोली भी थी कि ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, और देखो आया हुआ है। यूनिट 8 का, नहीं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में मैं पढ़ाई हूँ ये वाला एलमेट का। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ। ऑप्शन 1 नंबर 4। नहीं, यानी तुम लोग लक्ष्मी, यानी तुम आज तुम लोग रिवीजन नहीं कर रही हो, क्योंकि ये तुम 4 लोग नंबर बोला हाँ ना। तुम्हारा सही है, तो तुम बोलो। ऑप्शन 4। हाँ देखो, याद करो, ठीक है तुम एग्जाम इस बार नहीं दोगी, लेकिन पढ़ो, जितना पढ़ोगी उतना नॉलेज होगा। अच्छा जितना पढ़ोगी ना, तो एक नया चीज ही सीखोगी, ठीक है। अब पूजा खत्म हो गया, लेकिन अब तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये याद करो, ये मैं कराई थी क्लास में। गैब्रेड एलमेट क्या करते हैं, पार्टी सिस्टम को 4 पार्ट में डिवाइड कर दे। 4 नंबर सही है बिल्कुल, ABCE होगा, ABCE, D नहीं होगा। नॉन कॉम्पिटेटिव 2 पार्टी सिस्टम के बारे में नहीं बात करते हैं। ऑथोरिटेरियन पार्टी सिस्टम्स, डोमिनेंट नॉन ऑथोरिटेरियन पार्टी सिस्टम, कॉम्पिटिटिव 2 पार्टी सिस्टम और कॉम्पिटिटिव मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है। ये वाला तुम लोगों को कॉम्पिटिटिव का नोट्स में मिलेगा, जहाँ पे मैं पार्टी सिस्टम पढ़ाई हूँ, तो मैं एलमन का भी पढ़ाई थी, ठीक है ना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ओ क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी। 47 नंबर क्वेश्चन करो। अच्छा सॉरी सॉरी, रुक जाओ, मुझे इसको छोटा करना पड़ेगा। अभी मैं आई तो ये बनाई हूँ, मैं रात में बैठ के दूसरा बना दी, मतलब जून वाला PDF बना दी। तो मैं जब अभी खोल रही हूँ तो देख रही हूँ कि तो जून का PDF है, तो मैं फिर जल्दी जल्दी बनाकर तुम लोग मैसेज की पहले, मैं तुम लोग को थोड़ी देर में ये करूँ, इसलिए ऐसे हो गया, ऊपर नीचे हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में क्या सही क्या गलत, क्या लिखा हुआ है, क्या सही है, करेक्ट लिखना है। चार नंबर। बोलो लक्ष्मी, और ये 1 मिनट भी सुषमा, पढ़ रहे हैं। पढ़ो पढ़ो आराम से पढ़ो, कोई बात नहीं। ऑप्शन 4। और लक्ष्मी तुम बोलो। हाँ दी ऑप्शन 4। ठीक, चलो आ जाओ। हाँ बिल्कुल ऑप्शन 4 होगा। Each princess state was to allocated seat proportional to their population। जितने भी तुम्हारा प्रिंसेस स्टेट थे ना, उनको जो सीट दिया गया था ना, वो उनके पॉपुलेशन के पोर्शंस के अकॉर्डिंग ही दिया गया था, तो बिल्कुल सही है। सीट allocated to each British provinces were divided। ब्रिटिश जितने भी सीट थे ना, उनको डिवाइड किया गया था मुस्लिम्स, सिख और जनरल पॉपुलेशंस के बीच में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। द सीट और लोकेट अदर कम्युनिटी वेयर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द दैट कम्युनिटी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। सीट को जो अलोकेट किए गए थे दूसरे कम्युनिटी से भी, तो बोल रहा है कि ये लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब सभी कम्युनिटी को भी दिए गए थे। जैसे यहाँ पे जो बात लिखा हुआ है ना कि जनरल पॉपुलेशन को दिए गए थे, तो उसी तरह यहाँ पे बोल रहा है कि जो सीट एलोकेट किए गए थे, तो दूसरे कम्युनिटी को भी दिए गए थे, इलेक्शन जो कम्युनिटी के मेंबर थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में। इन दिस इन द एवर प्रोसेस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स, बोला ये जो तुम्हारा सीट को एलोकेट किया गया था ना, तो इसको सिंगल रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसेबल वोट सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात बोल रहा है कि इस तरह से सीट को एलोकेट किए गए थे, ठीक है। अच्छा मुझे पहले एक बात बता दो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सेशन कब हुआ था, याद है, या कब बना 9 था? दिसंबर। 9 दिसंबर, ठीक है।
हाँ बिल्कुल सही बोली सुषमा, 9 दिसंबर 1946 याद करो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 9 दिसंबर 1946, ठीक ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, देखो ये तुम लोग तो याद करना पहले, ये वाला जो दिया हुआ है छोड़ना मत, चारों रट लेना। उसके बाद तुमको, सॉरी 9 होगा, 19 नहीं होगा। पहली मीटिंग जो है 9 दिसंबर होती है, और दूसरी मीटिंग जस्ट ठीक 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946, ठीक है, ऐसे करके हुआ, ठीक है। यहाँ पे सीट को तो हम लोग पढ़ा कि सीट को ऐसे ऐसे करके बांटा गया था, ठीक है, लेकिन सीट को कैसे कैसे बांटा गया था ये भी तो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। टोटल जो इनिशियल नंबर था ना 389 था, इसको बांटा कैसे गया था, बोला गया था कि 96 ब्रिटिश को दिया गया था। हाँ 90 नहीं 290 एक मिनट में बता रही, हाँ 296 292 आरसी ब्रिटिश, ब्रिटिश को हमको 389 बनाना है ना, ब्रिटिश प्रोविंसेस को दिया गया था 292, ठीक है। और जो तुम्हारे प्रिंसली को हाँ 93 प्रिंसी स्टेट को 93 दिए गए थे, बिल्कुल सही बोल रही है, प्रिंसी स्टेट है। और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को दिए गए थे 4। अब इसको ऐड करो तो हो जाएगा 389, मतलब इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में स्टार्टिंग में तुम्हारा सीट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हम लोग नॉलेज ले लिए, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, ये क्यों आई थी, यही तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बनाने का एक तरीका था, सेटअप करने का एक तरीका था, नेगोशिएशन था, ठीक है। बाकी तुम लोग को इतना यहाँ पे 3 चीज याद करना है, एक तो ये चार चीज याद करना है, ठीक है। और तुमको फिर ये याद करना है कि इसकी पहली मीटिंग कब हुई भाई, तो 9 दिसंबर 1946, ठीक 2 दिन के बाद तुम्हारा इसकी दूसरी मीटिंग हुई थी, है ना। उसके बाद तुमको क्या याद करना है कि इसमें टोटल सीट कितने थे, 389, जिसमें से ब्रिटिश प्रोविंसेस को दिया गया 292, ओके। और प्रोविंशियल स्टेट को दिया गया 93, और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को दिया गया तुम्हारा 4, ठीक है। कोई अगर प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे, ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। आरटीआई के बारे में मुझे बताओ, आराम से पढ़ो, आंसर बताओ, ठीक है, अगर छोटा लगेगा तो मुझे बताना। ऑप्शन नंबर 4 क्या ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन 4, हम तो 2 बोल रहे हैं। 2 बोल रही हो, और आरसी 4 बोल रही है ना, एक मिनट, अच्छा लक्ष्मी को बोलने दो। हाँ जी 4 सबसे पहली बात कि ये आंसर ना तुम्हारा ठीक से दिया नहीं है, मतलब इसका आंसर तुम्हारा एनटीए ने एनटीए में इसका आंसर गलत है, मतलब वैलिड आंसर नहीं आया। फिर भी हम लोग देखते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है, ठीक है। 48 नंबर का आंसर नहीं दिया हुआ, गलत आंसर दिया हुआ है, ठीक है। हाँ आरसी बोलिए ABCD, ठीक है। expectations without any, अच्छा देखिए exempted informations that would enhance financial accessibility of government department information, देखो मैं यहाँ पे क्या बोला कि ये कंफ्यूजन कैसे हो रहा है मैं बता रही हूँ, जैसे कि यहाँ से ही कंफ्यूजिंग हो रहा, ये वाला वर्ड से ही कंफ्यूजिंग हो रहा, मैं बता रही हूँ कैसे, बोला इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, कि पैसा कहाँ पे खर्चा हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, इसका इंफॉर्मेशन ले सकते हैं हम लोग आरटीआई के थ्रू, ठीक है, बोल रहा। तो हम लोग तो लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला कि एक्सपेक्टेशंस एग्जाम्प्टेड, ठीक है। तो ये यही बहुत कंफ्यूजिंग वजह कि देता है कि नहीं देता है, क्योंकि ये 2 वे में है। एक वे में जो वो लोग एक वे में जब वो लोग फाइनेंस खर्च करता है तो जो कि हम लोग को पता नहीं होता है, लेकिन एक कहाँ पे कितनी पॉलिसी में कितना पैसा खर्च हो रहा है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है तो उसमें कितना पैसा खर्च हुआ, वो सब के बारे में हम लोग ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन, लेकिन जो अंदरूनी जो पैसा खर्च करता है वो हम लोगों ने, जैसे डिफेंस में कितना पैसा खर्च हुआ, तो इस वजह से ये कॉन्ट्रोडिक्शन बन जा रहा है ये वाला स्टेटमेंट, ठीक है। तो इस वजह से ये वाला गलत रखिए, गलत किया है, तो इस वजह से मैं इसको क्वेश्चन को हटा रही हूँ 48 को। और इंडिया ने भी इसका आंसर ये मतलब क्लियर नहीं दिया हुआ, मतलब दिया ही नहीं है,
और दिया भी है तो मतलब मैं इसको अपने ये में इंक्लूड नहीं की, इवन मेरा हो सकता है कि इसमें हो, एनालिसिस में तो मैं देखती हूँ, क्योंकि यहीं पे मुझे मतलब प्रॉब्लम हो रहा कि आधा तो देता है आधा नहीं देता, तो इसी में प्रॉब्लम हो रहा। मैं कल अपना ईमेल एक्सप्लेनेशन में देखूंगी तो मैं तुम लोगों को बता दूंगी। वैसे नहीं, ये आंसर गलत ही होगा, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि आंसर जो दे रहा ना वो ए बी सी डी दे रहा है, ये बात तो सही है, लेकिन ए नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको हटा रही हूँ। लैंग्वेज के बेस पर कौन कौन से स्टेट बनाए गए थे, मैं कल पढ़ाई हूँ, जल्दी से बताओ इसमें से। ऑप्शन वन। हाँ, ऑप्शन वन। हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और नागालैंड नहीं है ना। मुझे एक बार डेट बताओ सबका। हरियाणा का डेट बताओ। 1966। आंध्र प्रदेश, 1996। महाराष्ट्र, 1960। एमपी, एमपी, 1956। नागालैंड। 1963। देख लो, हरियाणा से क्या निकला था भाई, तो पंजाब, तो पंजाब का भी डेट वही हो गया 1966। महाराष्ट्र से क्या निकला था, गुजरात, तो गुजरात का भी डेट अगर तुमसे पूछेगा तो 1960 हो जाएगा। एमपी 1956 है। नागालैंड तुम्हारा कब का है, 1963। ठीक है, बिल्कुल सही बोली, बहुत अच्छा बोली। जीएसटी काउंसिल के बारे में बताओ। तुम लोग समझ लो, उसके बाद आंसर दो, कोई जरूरत नहीं है कि तुम मतलब घबरा के आंसर दो, समझने कोई बात नहीं, क्लास एक्सटेंड होगा, ऐसे भी तो थोड़ा आज लेट हो गया। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, ओके, बोलो तुम लोग। हाँ थी ऑप्शन 3। ठीक, सुषमा बोलो। हमको इसका समझ नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक, मुझे कोई डेट बता सकता है कि जीएसटी काउंसिल में, अच्छा सी सही हाँ, था, 2016 बिल्कुल। जीएसटी आया था। चलो याद करो पहले। 101 अमेंडमेंट था। हाँ, पहले याद करो कि मैं थोड़ा थोड़ा इस रिव्यू दे रही हूँ, ठीक है ना। जीएसटी काउंसिल कब आई थी, याद करो, 2016। मतलब जीएसटी कब आई थी भाई, 2016 में। कौन सा तुम्हारा अमेंडमेंट के अंदर आई थी, तो 101 अमेंडमेंट, आरसी, वेरी गुड, तुम बताइए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड, बताओ तुम लोग, किसी को याद है तो। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म हो गया। एक मिनट, मुझे इसको थोड़ा छोटा करना, अजब सा लगा लिखने में, ठीक है। तो हम लोग ये पढ़े, और फिर हम लोग अब इसका थोड़ा कॉम्पोजिशंस के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये बना कैसे है ना, मतलब इसमें कौन कौन है। तो पहले तो इसका चेयरमैन पढ़ते हैं। जीएसटी काउंसिल में जो चेयरमैन होता है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ओके, ये तो हो गया। वाइस चेयरमैन कौन कौन होते हैं, अच्छा पहले ये देख लो, तो ये तो होगा सही तुम्हारा, क्योंकि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर तो होते हैं, तो हो गया सही, ठीक है। हम्म, हम्म, फिर बोल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, बिल्कुल नहीं, इसको हटा दो, बी को हटा दो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं होते। चेयरमैन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस के लिए, बिल्कुल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट का यूनियन मिनिस्टर होगा, जो कि या तो फाइनेंस या रेवेन्यू के इंचार्ज रहेगा, ठीक है, मतलब तुम्हारा टैक्सेशन वगैरह के लिए, ठीक है। मतलब इसको हम ऐसे बोलेंगे, मेंबर कौन कौन होगा, मैं लिख दे रही हूँ कि मेंबर कौन कौन होगा ना, ये इतना बड़ा हो गया ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लिखने में नहीं बनना, राइट। अब ठीक है, मेंबर में कौन कौन होंगे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है ना, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मतलब
स्टेट के यूनियन मिनिस्टर्स होंगे, स्टेट के यूनियन मिनिस्टर होंगे किसके लिए भाई, किसके लिए होंगे, तो रेवेन्यू के लिए या तुम्हारा फाइनेंस के लिए, जो कि तुम्हारा यहाँ पे लिखा हुआ तो हो गया सही, ठीक है, समझ में आ गया ना। फिर और भी होंगे स्टेट मिनिस्टर, और भी होंगे टैक्सेशन के लिए, नॉमिनेशंस के लिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द फाइनेंस एंड टैक्सेशन, एनी अदर मिनिस्ट्री, ये वाला भी होंगे। इसमें दो मेंबर होंगे, एक तो ये मेंबर होंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रही, एक मेंबर तो ये हो गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रिवेन्यू एंड फाइनेंस, याद रखो, एक तो फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन, और मेंबर जो होंगे वो दो होंगे, एक तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट किसके लिए, रिवेन्यू एंड फाइनेंस के लिए। पता नहीं तुम लोगों को ठीक से दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं इतना हौच पौच से लिख दी हूँ ना। और एक और मेंबर होंगे जिसका नाम होगा स्टेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर फॉर ए फाइनेंस, फाइनेंस टैक्सेशंस, ठीक है, टैक्सेशंस और नॉमिनेटेड मिनिस्टर होंगे, या नॉमिनेटेड मिनिस्टर के लिए होंगे, ठीक है। तो तुम्हारा इतना मेंबर होगा, याद रखना इतना मेंबर होगा। मेंबर कौन कौन होंगे, चेयरमैन कौन होंगे, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। मेंबर कौन कौन होंगे, मेंबर दो होंगे, एक तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट का यूनियन मिनिस्टर किसके लिए, रिवेन्यू और फाइनेंस के लिए। स्टेट मिनिस्टर होंगे फाइनेंस के लिए, टैक्सेशन के लिए, और नॉमिनेट मिनिस्टर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा साफ लिखा हुआ है भाई कि द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द फाइनेंस एंड टैक्सेशन और अदर मिनिस्टर जो नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जिसको नॉमिनेट करेगी तो वो भी, ठीक है। फाइनेंस सेक्रेटरी होंगे, बिल्कुल भी नहीं, इंडिया के फाइनेंस सेक्रेटरी नहीं होंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है तो तुम लोग मुझे बताना। और परमानेंट इन्वेटिव वगैरह भी होते हैं, तो ये सब मुझे नहीं समझाना है, लेकिन एक बार तुम लोगों को मुझे यहाँ बताना पड़ेगा कि कौन कौन है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार मुझे बता दो इसमें चेयरमैन कौन है, यूनियन मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस, है ना, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर्स। मेंबर कौन है भाई, मेंबर बता दो मुझे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, हाँ, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट किसके लिए बताओ, पहला जो है रेवेन्यू, रेवेन्यू और रेवेन्यू और फाइनेंस के लिए, finance। REVENU, एक मिनट स्क्रीन हो गया। पहला जो यूनियन मिनिस्टर स्टेट होंगे वो होंगे रेवेन्यू के लिए, REVENU, रेवेन्यू, या फाइनेंस के लिए, फाइनेंस के लिए, ठीक है। और जो दूसरा मेंबर है, एक तो मेंबर ये हो गया, दूसरा मेंबर भी क्या है भाई, स्टेट मिनिस्टर होंगे, लेकिन किसके किसके लिए होंगे, स्टेट मिनिस्टर ही होंगे। टैक्सेशन के लिए, टैक्सेशन याद कर लो, है ना, फॉर ए फाइनेंस टैक्सेशंस, ठीक है, टैक्सेशंस, या नॉमिनेटेड मिनिस्टर्स, या एक नॉमिनेटेड मिनिस्टर, है ना, जिसको स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगी, नॉमिनेट करेगी, ठीक है भाई। तो ये दो मेंबर याद कर लेना, पूरा जीएसटी कंप्लीट। जीएसटी का अमेंडमेंट 101 है ना, 2016 में आई। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन है और दो मेंबर है, एक रिवेन्यू और फाइनेंस के लिए और एक है टैक्सेशन और फाइनेंस टैक्सेशन और नॉमिनेटेड मिनिस्टर, हो गया, ठीक है। चलो जो एक्सप्लेन करने वाला आएगा मैं इसी तरह उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। 50 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 51, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अभी मैं पढ़ाई हूँ, तो इसमें मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। सब बोलो, 3 नंबर, लक्ष्मी लोग बोलो, लक्ष्मी, ऑप्शन 3। हाँ, मैं ये पढ़ाई हूँ ना, तुम लोग देखी हो ना, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैं पढ़ाई हूँ कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 3 एंटी गोल है। डी हटा दो, पॉजिटिविज्म, टेक्निकल हायरार्की, ठीक है। अगर नहीं याद है तो तुम लोग एक बार फिर से जाकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला, अब देखो अब तुम लोग को बर्डन नहीं होगा याद करने के लिए, क्योंकि वीडियो बना है तो 2 या 3 वीडियो ही बना है। तो अगर हम वीडियो को इंक्रीज करके जल्दी से सुने तो पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, है ना। बहुत बना होगा तो 4 वीडियो होगा, तो इसको इंक्रीज करके जल्दी से सुन के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देना, ठीक है। ABC होगा, बिल्कुल सही बोली तुम लोग आंसर। चलो ये बताओ तो, ई गवर्नेंस इसमें से कौन कौन सा है, मैं तुम लोग को अभी ई गवर्नेंस नहीं पढ़ाई हूँ तो जीवन प्रमाण, ठीक है, नहीं है, नॉट है, ठीक है। हाँ
जीवन प्रमाण नहीं। हाँ बोलो। हाँ यही होगा ऑप्शन टू। हाँ बिल्कुल सही तुम लोग बोली कि हाँ कि तुम्हारा क्या नहीं होगा, तो वही जीवन प्रमाण प्रमाण जो है वो नहीं होगा। ई गवर्नेंस में जो तुम्हारा आते हैं प्रोजेक्ट क्या क्या स्टार्ट हुआ है, तो वो नहीं होगा जीवा पर, बल्कि दर्पण होगा। ठीक है, दर्पण होगा और प्रगति भी होगा और सागर भी होगा और तुम्हारा क्या, ए सॉरी रुक जाओ, तुम्हें क्या बोली, सागर नहीं होगा ना। हाँ सागर क्या है बताओ तो। हम बोले कि जीवन प्रमाण नहीं हो। नहीं आसी, सागर तो तुम्हारा अलग चीज है ना, जीव प्रमाण होगा, सी आंसर होगा, सी होगा सागर, सी होगा। ठीक है सी होगा। दर्पण तुम्हारा है, प्रगति है, जीवन प्रमाण है, सागर नहीं है। ठीक है याद कर लो, सागर नहीं है, ई गवर्नेंस के अंदर ये नहीं आएगा। ठीक है, बाकी सारी चीज आएंगी, ये नहीं आएंगी। ये लोग ना क्वेश्चंस बहुत डीप से पूछ रहा, मतलब जैसे प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहा था, पहले तुम्हारा ऐसे पूछा, फिर ये सब के बारे में पूछ रहा। अच्छा और एक बार बताओ तो, अगर डीजी लॉकर आएगा तो क्या वो हो सकता है, डीजी लॉकर? हाँ हो सकता है। हाँ। बिल्कुल हो सकता है, डीजी लॉकर भी तुम्हारा क्या है, इसी के अंदर आएगा। अच्छा एक और क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, मैं बता रही हूँ, मुझे याद है तो इसलिए मैं बोल दे रही हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ था तुम्हारा, क्या नाम था देखो मेरे में, हाँ एक का नाम था नेशनल, नेशनल ई गवर्नेंस। अच्छा ई तो लग गया तो इसे तुम पहचान लोगी, लेकिन तुम कैसे नहीं पहचान पाती मैं बता रही हूँ, क्योंकि इसका पूरा फुल फॉर्म नहीं आया था, खाली ऐसे आया था एग्जाम में, NEEP। अब बोला था कि बोलो इसमें से कौन सा ई गवर्नेंस है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ठीक है, इसमें से कौन सा ई गवर्नेंस है, तो ये भी तुम्हारा ई गवर्नेंस है। ठीक है ना, ये भी तुम्हारा ई गवर्नेंस हो गया, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। अगर तुम्हारा फुल फॉर्म लिखा होता तो तुम समझ जाती कि हाँ ये ई गवर्नेंस, क्योंकि ई लगा हुआ, लेकिन वहाँ क्वेश्चन ऐसे ही हुआ था, ऐसे करके लिखा हुआ था, NEGP। ठीक है, या फिर डिजिटल इंडिया मिशन, आधार, उमंग ऐप, ये सब सारा ही क्या तुम्हारा ई गवर्नेंस के अंदर आ जाएंगे। ठीक है ना, और जीवन नहीं होगा, इसका आंसर सी है 52। ठीक है, सागर नहीं होगा, सागर नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट। जीवन जीवन प्रमाण और प्रगति और दर्पण, ये सारा ही तुम्हारा आ जाएगा ई गवर्नेंस के अंदर। ठीक है, और जो नहीं आएगा वो है तुम्हारा ऑप्शन सी। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम लोग पूछ लो। ठीक है, अच्छा एक मिनट बात बताओ कि ई गवर्नेंस कब आई, मैं पढ़ाई हूँ इसलिए पूछ रही हूँ, ई गवर्नेंस कब आई? 1980। नहीं, ई गवर्नेंस जो है ना वो 1970 में आई थी। ठीक है, और एक चीज याद करना जो कि एग्जाम में भी क्वेश्चन आती है। ठीक है, 1970 में तो ये आई थी। ठीक है, ई गवर्नेंस जो है 1970 में आई थी इंडिया में, लेकिन लेकिन इसको स्टाब्लिश किसने, मतलब 1970 में तो ये आ गई। ठीक है ना, लेकिन इसको लॉन्च किया गया एक एक चीज था जिसके जरिए इंफॉर्मेशन, नहीं, इंफॉर्मेशन नेशनल इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, 1977 में आई थी, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे निक, हो सके याद आ गया, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। इसके हाँ। थ्रू इसको लॉन्च किया गया था। ये क्वेश्चन से तुम्हारा कैसे आया था, ऐसा डेट आया था कि मैचिंग करने के लिए आया था, ऐसे कुछ करके आया था, लेकिन निक का क्वेश्चन आया हुआ ये ई गवर्नेंस से ही रेफरेंस में आया था। ठीक है, तो ये कब स्टैब्लिश किया गया, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर 1977 में। और इन्होंने हेल्प किया पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में ये ई गवर्नेंस को लाने में। ठीक है, NIC। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये दो चीज याद रखना, मैं दो चीज पढ़ाई हुई, एक तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो कि ई गवर्नेंस से जुड़ी हुई है, और दूसरा मैं तुम लोगों को पढ़ाई हूँ नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। नहीं, तीसरा पढ़ाई कि ई गवर्नेंस कब आया, तो 1970 में, लेकिन पूरा डिस्ट्रिक्ट में कैसे फैला था, तो NIC थे, NIC ने फैलाया था, 1977 में NIC आया था। ठीक है, अच्छा एक बार मैं तुम लोगों को और कुछ कुछ प्रोजेक्ट जैसे नाम बता, जैसे माई गवर्नमेंट आ जाए।
ठीक है। जैसे माई गवर्नमेंट एक ऐप है, तो ये भी तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ई गवर्नेंस है, ठीक ना। डीजी लॉकर, अभी मैं बताएं कि डीजी लॉकर भी तुम्हारा क्या है, ये भी तुम्हारा ई गवर्नेंस के प्रोजेक्ट के अंदर आएगा, ठीक है ना। फिर तुम्हारा है एक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ये भी तुम्हारा ई गवर्नेंस के अंदर आएगा। दर्पण अभी मैं बोली, दर्पण है ना, दर्पण है, प्रगति है, और उसके बाद तुम्हारा एक और है सीएससी करके, कम्युनिकेशन, और बहुत सारा है, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पढ़ लो। देखो 3 क्वेश्चन तो हम लोग वहां पढ़ लिए, ये दर्पण, प्रगति, है ना, और जीवन प्रमाण। ये भी जीवन प्रमाण जैसे तुम लोग को पता है ना कि नहीं है, मैं बता दे रही हूँ जीवन प्रमाण क्या है, इसलिए तुम लोग को याद रहेगा। जैसे आरसी बोली कि नहीं जीवन जीवन प्रमाण नहीं है, तो मैं इसके बारे में बता दे रही हूँ। जीवन प्रमाण जो है ना, ये आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिक सिस्टम है, ठीक है, प्रिजनर के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे एक सर्टिफिकेट देता है, तो ये एक तुमको जीवन प्रमाण देगा, एक सर्टिफिकेट टाइप का तुमको देगा, तो ये भी है भाई, ठीक है। कौन कौन है देख लो, तो 3 तो हम लोग यहाँ पर लिए, दर्पण पढ़ लिए, प्रगति पढ़ लिए, जीवन प्रमाण पढ़ लिए, माई गवर्नमेंट पढ़े, डिजी लॉकर पढ़े, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पढ़े, उसके बाद मोबाइल सेवा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा और बहुत सारा है, तो ये सारा मैं क्वेश्चंस में कराऊंगी। और अभी ऊपर पढ़ाए एनी, जीपी, ये भी याद रख लेना। उसके बाद और भी है, मैं सब बाद में पढ़ाऊंगी, ठीक है, इतना बाकी याद रखना तुम लोग। कहाँ गया क्वेश्चंस, हाँ चलो, ये मैं तुम लोगों को पढ़ाई हूँ, तो तुम लोग अपना अच्छे से, ऑप्शन 1 ठीक है। और बोलो, ऑप्शन 1 ठीक है, आरसी बोलो, बोली। ये मैं इसमें मैं टाइम नहीं लूंगी, है ना, क्योंकि ये तुम लोगों का किया हुआ क्वेश्चन है ABC, तो मैं इसको ऐसे ही पार कर रही हूँ। बिल्कुल सही बोली तुम लोग, ठीक है। ये भी मैं टाइम नहीं लूंगी, तुम लोग वाशिंगटन से क्या क्या निकल कर आइए बताओ मुझे, मैं वाशिंगटन कॉन्शियसनेस पढ़ाई हूँ तुम लोगों को। ऑप्शन 3 ऑप्शन 3 के, बोलो आरसी। हाँ 3 नंबर बोल रही तुम, ABD, है ना, ABD बोल रही हो ना, मैं देखती हूँ। ABC लग रहा है। ABC लग रहा है, ABC कहाँ है, हाँ बस ABC है, ऊपर है BC लिखा हुआ है। एक मिनट, BCA होना चाहिए इसका आंसर तो। ऑप्शन 1 और 2 एक ही दिया हुआ है, हाँ तो बी होगा आंसर, मतलब जो भी दो, ये तो ऐसी क्वेश्चन आया था तुम्हारा, तो ABC। हाँ तो BCA होगा, मतलब एक आंसर होगा, ठीक है। तो BC में तुम्हारा हो जाएगा वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, US ट्रेजरी डिपार्टमेंट, ये वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस है, वो ब्रेडिन वुड कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर BCA हो जाएगा। एक मिनट, उल्टा हो गया ना, AC ऐसे बनना चाहिए, ABC, क्वेश्चन ऐसे ही बनाया है, ऐसे ही है तुम्हारा ABC, तो ABC हो तो गया है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO को BC के अंदर रखा है। हाँ देखो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इन्होंने रखा, लेकिन WTO इसके अंदर नहीं आएगी, क्योंकि हम, मैं तुमको बता रही हूँ, क्योंकि आंसर बनेगा भी नहीं फिर, क्योंकि WTO इसलिए नहीं आएगी तुम्हारा, इसलिए क्योंकि WTO तुम्हारा, हाँ एक बात, ये वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस है, मैं बता दे रही हूँ। देखो ये बात तो तुम लोगों को मैं पढ़ाई थी कि जब तुम्हारा ब्रेडिन वुड कॉन्फ्रेंस आई थी, तो वहां पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक आई थी, मैं बताई थी ना। लेकिन उसके बाद में क्या बोली कि जब तुम्हारा केनेसिज्म आई, ठीक है, तब वहां पे तुम्हारा ब्रेडिन वुड कॉन्फ्रेंस आई थी। लेकिन उसके बाद जहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड बैंक आया, उसके बाद फिर न्यू लिबरलिज्म आया था। तो न्यू लिबरलिज्म के वक्त क्या किया गया था, सभी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको फिर से बोला गया था, इन्होंने बोला न्यू लिबरलिज्म कि हम लोगों को अब अपने पॉलिसी को इंक्रीज करना है, मतलब हम लोगों को पॉलिसी जो है उसको ये करना है, हाईलाइट करना है, उसको प्रमोट करना है। तो उसके लिए क्यों ना जो पुराना ही ऑर्गेनाइजेशन है उसको ही लाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम जब न्यू लिबरलिज्म के वक्त आया था वाशिंगटन कॉन्सेंसस, तो वाशिंगटन कॉन्सेंसस के वक्त तुम्हारा गैड जो है चेंज हो गया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन गया था। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे ना, इन्होंने ले लिया था, जैसे IMF पहले से थे,
ठीक है, और वर्ल्ड बैंक भी थे, और तो डब्ल्यू, तो इन्होंने क्या किया, वाशिंगटन कंसेंसस ने इन तीनों को ही अपने अंदर ले लिया था, तो इसलिए भी सी होगा, ठीक है ना। उस हिसाब से नहीं, जब तुमसे ब्रेडिन वुड्स पूछेगा तो ब्रेडिन वुड में तुम्हारा दो ही पूछ सकता है, क्योंकि हाँ, और एक तुम्हारा गैड भी आ सकता है उसमें, लेकिन वर्ल्ड बैंक नहीं आएगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ब्रेडिन वुड वक्त पे था ही नहीं, ठीक है। ब्रेडिन वुड कॉन्फ्रेंस का, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का डेट बताओ कब है, 1995, ठीक ना। अब ब्रेडिन वुड कॉन्फ्रेंस 1985 है ना 1995, और तुम्हारा ब्रेडिन वुड कॉन्फ्रेंस कब बनी थी, बताओ, ब्रेडिन वुड कॉन्फ्रेंस कब बनी थी, 1944 1945, तो वो तो एक हर किसी, लेकिन ये तो वाशिंगटन कंसेंसस है ना। मैं क्या बताई थी कि पहले कैनेसिज्म से स्टार्ट हुआ, स्टेट को पावर दिया गया था, फिर न्यू लिबरलिज्म आया, और न्यू लिबरलिज्म आया तो यहीं पर वाशिंगटन कॉन्सेंसस में आया था। तो जब वाशिंगटन कॉन्सेंसस में आया तो इन्होंने बोला, न्यू लिबरलिज्म वाले, कि अब हम लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपनी पॉलिसी को क्या करेंगे, मार्केट में जो है प्रमोट करेंगे। तो इन्होंने बोला कि भाई प्रमोट करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होगी, ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होगी। तो इन्होंने बोला क्यों हम नया ऑर्गेनाइजेशन बनाए, क्यों ना पुराने वाले ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग लेके चलाते हैं। तो वही जो पुराना ऑर्गेनाइजेशन था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको इन्होंने क्या किया, अपना एक पार्ट बना लिया, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इसलिए आंसर हो गया एबीसी। चलो ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करो अपना, मैं तुम लोगों को पढ़ा रखी हूँ क्वेश्चन, समझो और सॉल्व करो, और मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी, ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। चलो और कौन बताएगा, लक्ष्मी और सुषमा बताओ। ऑप्शन 2 बोला ऑप्शन कि 2 प्राइम मिनिस्टर अपने मर्जी से अपना अपना इस उसको लेकर न्यूक्लियर वेपन को यूज कर सकते हैं, हटा दो, डी हटाओगी तो बी बन गया। अब मैं तुम लोगों को पढ़ा भी रखी हूँ, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, ठीक है। न्यूक्लियर कमांड ऑथोरिटी इज ए सोल बॉडी, मैं पढ़ाई हूँ कि कौन यूज करता है, तो न्यूक्लियर कमांड ऑथोरिटी है ना, न्यूक्लियर वेपन को यूज कर सकते हैं। इंडिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, डज नॉट है यहाँ पे, डज नॉट परसिस्ट यूज ऑफ द न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट, इसको पूरा ना भी पढ़ो तो तुम यहाँ से पढ़ो ना, कि न्यूक्लियर वेपन्स को कोई नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट के अगेंस्ट नहीं यूज करेंगे। मैं क्या बोली हूँ कि इंडिया का ये पॉलिसी है कि मैं किसी भी नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट के अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन को यूज ना करूंगा। तो तुम इतना हटा के इतना फिर पढ़ोगी तो हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 ऑप्शन 1 छे और बोलो, आरशी, आगे ऑप्शन 1 तुम लोग का, तो बोले एक नंबर अच्छा ठीक है, तीन बार नहीं बोलती मैं, ठीक, मिक्स हो जाता, आवाज समझ नहीं आता, बिल्कुल सही। एथिक ऑफ ए केयर इज द मोरल अप्रोच दैट इज द कॉन्ट्रास्टेड विद द जस्टिस। एथिक जो है वो जस्टिस में बोल रहा है कि एथिक्स मोरल अप्रोच उसके कॉन्ट्रास्ट के साथ होता है, मतलब मिला हुआ होता है। मैन जो जनरली सीम टू एम्प्लॉय देयर रीजन टू जस्टिफाई प्रेजुडिस, इंसान जनरली क्या देखता है, वो क्या अपना काम कैसे करता है, रीजन को जस्टिफाई कैसे करता है, अपने प्रेजुडिस से, मतलब अपने जस्टिस से, अपनी मॉरलिटी से, अपने एथिक्स से। तो यही होगा, ये मुझे बहुत कंफ्यूजिंग है, सेशन रीजन बहुत थोड़ा सा क्वेश्चन लगता है मुझे। ये देखो 58, ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन बी हाँ वही 2 और कौन बोलेगा, बिल्कुल, जस्टिस फॉर द ऑल कंपेटेबल विद इक्वलिटी, जितने भी जस्टिस है वो कंपेटेबल है इक्वलिटी के, और जस्टिस में रिक्वायर होता है पॉजिटिव लिबर्टी। तो बिल्कुल देखो यहाँ पे क्या बोला, पॉजिटिव लिबर्टी का डिफिनेशन दे रहा, लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे क्या बोला, जस्टिस में जरूरी होता है पॉजिटिव लिबर्टी, मतलब जस्टिस के लिए क्या जरूरी है, पॉजिटिव लिबर्टी, मतलब जस्टिस के लिए क्या जरूरी, पॉजिटिव लिबर्टी। यहाँ क्या बोला कि जस्टिस फॉर ऑल इज कंपेटेबल विद द इक्वलिटी, यहाँ से तुम्हारा डिफाइंड हो गया, ये जस्टिस है इक्वलिटी के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे जस्टिस एंड पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में बात कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही बिल्कुल बोली तुमने। ओह माय गॉड, क्वेश्चन सत्य गिरा वाला। ये क्वेश्चन अच्छा है, ऑप्शन 3 ऑप्शन बी 2 नंबर लक्ष्मी बोलो। आगे ऑप्शन 2 सत्याग्रह गांधी जी का है,
और ये पैसिव रेजिस्टेंट एक्सट्रीम थिंकर जो होते हैं, एक्सट्रीम इंटरनेशनल कांग्रेस, वो लोग यूज करते हैं। सत्याग्रह बोलता है कि नॉट इवन द रिमोट एरिया ऑफ इंजर ओपोनेंट, मैं अपने ओपोनेंट को मार पीट कर नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ठीक है, सत्याग्रह का मतलब क्या है? नॉन वायलेंस। तो बिल्कुल सही। पैसिव रेजिस्टेंस बोलता है कि मैं हमेशा ही हरासमेंट करूंगा अपने दूसरे पार्टी को, जो मेरे अगेंस्ट है ना, अदर पार्टी जो है ना, हम उसको हरास करूंगा, हरासमेंट करूंगा उसके अगेंस्ट। बिल्कुल सही। ये तो बिल्कुल मैं तो बोली कि ये रिवोल्यूशंस को पसंद करते हैं, मार धाड़ को पसंद करेंगे। तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंस। सत्याग्रह गांधी जी का है, पैसिव रेजिस्टेंस किसका है भाई? जो एक्सट्रीम्स लीडर्स है उनके पैसिव रेजिस्टेंट। ये लोग बोलते हैं लोग मार धाड़ कर भगाएंगे ब्रिटिश को। और सत्याग्रह में क्या बोलते हैं? जो मेरा दुश्मन है हम उसको मार के अपने ओपोनेंट को इंजर करके नहीं नुकसान पहुंचाएंगे, है ना। वायलेंस नहीं, नॉन वायलेंस के तरीका से ही करेंगे। तो बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर क्वेश्चन था। तुम इसको गलत क्यों बोली? पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब ही है कि फिजिकल फोर्स को यूज करना। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा। बिल्कुल सही है। 60 नंबर क्वेश्चन बोलो। ऑथोरिटी डिमांड अनकंडीशनल अनको बोला ऑथोरिटी डिमांड करता है तो ये अनकंडीशनल अनक्वेश्चनिंग। ऑप्शन नंबर 1। अच्छा ठीक है, बोलो। ओबीडियंस एंड कैन देयरफॉर engender a demand of difference। क्या बोलो, क्या बोल रही? ऑप्शन 1। और बोलो लक्ष्मी। हाँ वही बहुत बोल रहा है कि ऑथोरिटी का, देखो ऑथोरिटी का मतलब क्या? पावर दे देना। ठीक है, तो ऑथोरिटी हमेशा डिमांड करता है कि मुझे ऐसा ऑथोरिटी दे जो जो कोई कंडीशन पे यूज ना हो। ऐसा ऑथोरिटी दे कि जब मैं ऑथोरिटी यूज करूँ तो कोई मुझसे क्वेश्चन ना करे। ठीक है, और मेरा ऑथोरिटी जब मैं यूज करूँ तो ये बिल्कुल जजमेंट हो दूसरे के लिए। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, उनको ऑथोरिटी मिला हो। आईएएस ऑफिसर को ऑथोरिटी मिला हो, तो कोई आईएएस ऑफिसर अगर किसी के साथ कुछ कर रहा तो वो नहीं हम लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते भाई, वो आईएएस ऑफिसर को ऑथोरिटी मिली हुई है ना। ऑथोरिटी इज द थ्रेट टू रीजन एंड क्रिटिकल इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि ऑथोरिटी, देखो ऑथोरिटी तो उनको भी मिला होता है कि हाँ भाई, तो बोला ऑथोरिटी एक रीजन और क्रिटिकल इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि बोले क्योंकि ऑथोरिटी एक थ्रेट टू रीजन रीजन और क्रिटिकल इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। मतलब ऑथोरिटी बोला कि मैं कुछ भी करूं अगर तुम्हें से कोई पूछे ना। ठीक है, ये अनकंडीशनल हो, कोई कंडीशन वगैरह ना लो, दूसरों के लिए मैं जब यूज करूं तो ये जजमेंट हो। ठीक है, तो बोला कि ऑथोरिटी, क्योंकि ऑथोरिटी ना एक, अगर मैं ऑथोरिटी यूज कर रहा हूँ और दूसरे पर्सन को लगेगा अरे भाई ये तो मेरे अगेंस्ट मार रहा पीट रहा, तो आप ऐसा ऑथोरिटी मुझे ना दे। मुझे ऐसा ऑथोरिटी मिले जो कि ठीक है थ्रेट है लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग हो, लोग समझे। ठीक है, जैसे अगर कोई पुलिस जो चोर को सजा दे रहा है, ठीक है ना, तो पुलिस जो चोर है उसको पनिशमेंट दे रहा है। ठीक है, वो थ्रेट है लेकिन वो उसको समझना पड़ेगा क्योंकि वो पुलिस को वो ऑथोरिटी मिला हुआ था कि इसको जेल में डालने के लिए, है ना। तो बहुत ही घुमा के क्वेश्चन पूछा गया था, तो बिल्कुल ये सही तुमने बोली। 61 नंबर क्वेश्चन बोलो। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, और बोलो। नहीं नहीं, 1। ठीक है, बोलो। और बोलना चाहिए कोई तुम लोग? हाँ दे ऑप्शन 1। ठीक है, देखो मैं बताती हूँ तुम लोगों को। तुम अगर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पढ़ी होगी, ठीक है, तो तुमको सबसे ज्यादा सेंट्रल चीज क्या फोकस हुआ होगा? हेल्थ इशू के बारे में, जैसे तुम हेल्थ। मैटरनल मैटरनिटी के बारे में बोला जाता है, फिर बच्चों के हेल्थ के बारे में बोला जाता है, डिजीज के बारे में मेंशन किया जाता है, तो ज्यादा मेंशन तुमको उसी चीज के बारे में किया गया। और इसमें टोटल 8 गोल है, तो बोला 8 में से 3 गोल तो यही है। बिल्कुल सही बात बोला। देखो ए होगा, देखो कैसे, हेल्थ इशू आर सेंट्रल टू द एमडी जी, मतलब
मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में जो सेंट्रल इश्यूज है वो हेल्थ के बारे में, क्योंकि 8 में से जो 3 गोल है वो हेल्थ के इशू से ही रिलेटेड है। बिल्कुल यही होगा, देखो तुम जुड़ा हुआ है, बात तुम सही बोला। क्योंकि 8 में से जो 3 गोल है, 3 गोल में भी तो तुम्हारा क्या बोला गया, हेल्थ से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो ए नंबर तो सही है, लेकिन एक बार हम लोग इसको पढ़ लेते हैं कि क्या 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 बोला गया है। ठीक है, मुझे ना इसका डेट बताओ कि ये कब आई थी। और हम देखेंगे 8 में से 3 गोल 2000 2000 में आई थी, कब तक थी? 2015 2008 नहीं, 15। 15 याद करो, 2015 years तक ये गोल को अचीव करना था। ठीक है ना। पहला गोल क्या था भाई इसका, क्या हटाना था? hunger poverty इराडिकेट करना है। क्या इराडिकेट करना? पॉवर्टी और हंगर को। यहाँ पे दोनों को मिला दिया गया है ना, जबकि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे तो दोनों को अलग कर दिया गया। पॉवर्टी एंड हंगर को इराडिकेट करना एक नंबर गोल था। 2 नंबर गोल में बोला गया है तुम्हारा, बोलो क्या बोला गया है, क्या primary अचीव करना है? irrigation बिल्कुल, क्या अचीव करना है तुम्हारा? यूनिवर्सल बोला गया, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। गांव में गरीबी है, गरीबी और हंगर हटेगी तो पढ़ाई आ जाएगी, है ना। 3 नंबर में क्या बोला गया है? gender equality हाँ, जब लोग पढ़ लेंगे तो थोड़ा उनके अंदर पढ़ा आ जाएगी नॉलेज, तो वो क्या प्रमोट करेंगे? जेंडर इक्वलिटी को। ठीक है, और वीमेन को इससे एम्पावरमेंट मिल जाएगा। 4 नंबर बताओ मुझे। reduce child mortality रिड्यूस चाइल्ड एक मिनट, MORT होता है, मोर्टेलिटी। ठीक है, मरने वाले बच्चों को की जो रेशियो है उसको कम करना। 5 नंबर गोल में क्या है बता दो। maternal health इम्प्रूव करना है भाई, मैटरनल हेल्थ। मैटरनल हेल्थ मतलब क्या, जो बच्चे पैदा होते हैं तो माँ जो होती है उसका इतना सलाहियत नहीं होती कि बच्चा पैदा कर सके, तो उससे क्या होता है, माँ का डेड हो जाता है। तो हम लोगों के माँ को मरने वाली सिरा को भी कम करना है ना, मम्मी के जो मौत हो जा रहा है बच्चे पैदा करने वाला, तो उसको भी तो कम करना है। और गाँव वगैरह में ये सब चीज़ बहुत उसके बाद फिर क्या बोला गया बताओ, 6 नंबर गोल में। malaria and other disease बिल्कुल, डिजीज जो तुम्हारा है ना, जैसे HIV, एड्स, मलेरिया, या जो भी अदर डिजीज है ना, इन सबको खत्म करना है। ठीक है, गोल नंबर 7 में क्या बोला गया है बोलो। environment के बारे में बात की इन्वायरमेंट सस्टेनेबल के बारे में बोला गया। और लास्ट में क्या होगा बोलो। global partnership ग्लोबल पार्टनरशिप। एक मेरी बात सुनो, तुम देखो 8 में से 3 गोल में बोला गया है, एक इसके बारे में क्या नाम है तुम्हारा, हेल्थ के बारे में। एक तो ये चाइल्ड मॉर्टलिटी रेट, मैटरनल हेल्थ और HIV वाला में, तो बिल्कुल 1 2 3, 3 में बोला गया है हेल्थ के बारे में, बाकी सब अदर है। और सबसे ज्यादा हेल्थ के बारे में ही फोकस किया गया है, देख लो, है ना। बाकी पॉवर्टी हंगर एक गोल है, एडुकेशन एक गोल है, जेंडर इक्वलिटी एक गोल है, इन्वायरमेंट एक है, ग्लोबल पार्टनरशिप एक है। बाकी 3 गोल ऐसा है जहाँ पे हेल्थ के बारे में मेंशन किया गया है, बच्चों के हेल्थ, मैटरनेट मदर जो चाइल्ड ली करती है उसका, और दूसरे डिजीज। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, सही हो गया ए नंबर। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, रुक जाओ एक मिनट, तब क्वेश्चन तुम्हें समझ में चलो 62 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करो। द क्लब्स ऑफ Civic power, Eastern and Central Europe, later in the USSR itself, were the reason for the option change number unipolar world. 1 option 1 Okay, बोलो लक्ष्मी।
हाँ the option 1. आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वार के बाद तेजी से ट्रांजेक्शन हुआ, बायोपोलर से दुनिया यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया। मैं हमेशा पढ़ाती हूँ कि ड्यूरिंग द कोल्ड वार दुनिया क्या थी, बायोपोलर, मतलब यूएसएसआर के पास भी पावर थी और यूएस के पास भी। जैसे यूएसएसआर कोल्ड वार खत्म हुआ, क्योंकि उस वक्त डिसइंटीग्रेशन हो गया था रशिया का, तो जो दुनिया है वो यूनिपोलर वर्ल्ड बन गई। पावर किसके पास चल गई, सिर्फ यूएस के पास। जब सोवियत यूनियन ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ, खत्म हुआ, तो बाद में जब यूएसएसआर खत्म हो गया, तो उसका खत्म होने का वजह क्या था कि वर्ल्ड चेंज हो गया था ना। इसके खत्म होने की वजह से ही दुनिया जो है यूनिपोलर सिस्टम बन गया था। तो बिल्कुल एक नंबर होगा, क्योंकि ऊपर क्या बोल रहा है कि वर्ल्ड आफ्टर द कोल्ड वार के बाद तेजी से एक ट्रांजिशन देखने को मिला, बायोपोलर से यूनिपोलर हो गया, क्योंकि सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो गया था। इसकी वजह से यूनिपोलर सिस्टम में चेंज हो गया था वर्ल्ड। तो बिल्कुल रीजन बता रहा कि क्यों हुआ, पहले बता रहे कि हाँ हुआ, फिर उसका रीजन बता रहे कि क्यों हुआ। जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो गया, इस वजह से दुनिया यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया। ठीक है, कुछ ज्यादा ही आश्वासन रीजनिंग दिया हुआ है। लो ये करो 63। Option 1. अच्छा आर बोलने दो, लक्ष्मी को और सुषमा लोग को बोल दो, फिर मैं तुम्हें बता, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बिकम द मोर Option डोमिनेट। 1. अरे वही खुश बोल दिया था घुमरा के। बिल्कुल वन होगा, देखो। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बिकम ए मोर डोमिनेंट पावर आफ्टर द वर्ल्ड वार टू। वही वाला बात, वर्ल्ड वार टू के बाद भी यूएस एक डोमिनेंट पावर बन के निकला, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने तो ही क्या किया था, ये गिराया था ना तुम्हारा न्यूक्लियर बम। आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वार मोस्ट इंपीरियल पावर द डिक्लाइन। इंपीरियल पावर जो था ना उसका डिक्लाइन हो गया था। देखो पहले तुम्हारा इंपीरियल पावर जो था ना, पहले जो तुम्हारा इंपीरियल पावर था, इंपीरियल पावर कौन था बताओ तो पहले, वर्ल्ड वार टू से पहले। USA or USSR? बिल्कुल भी नहीं, ये वर्ल्ड वार पहले का बात बोला जा रहा, ये वर्ल्ड वार टू से पहले का बात बोला जा रहा। तो इंपीरियल पावर अगर तुम बोलोगी कौन था, तो तुम्हारा हो गया ये क्या नाम है, जापान। जापान, ठीक है, जापान हो गया। उसके बाद तुम्हारा मौसलिनी, ये जर्मनी, हिटलर, ये लोग इंपीरियल पावर था। ठीक है, जापान बहुत पावरफुल था वर्ल्ड वार टू से पहले। लेकिन जब जापान में तुम्हारा बम गिरा ना, तो बेचारा ये हो गया। ठीक है, इंपीरियल पावर तुम्हारा वो लोग था। तो जैसे ही उन लोगों का खात्मा हुआ आफ्टर द वर्ल्ड वार टू, यहाँ पे देखो वजह बता रहा कि यूएस जो है ना वर्ल्ड वार टू के बाद डोमिनेंट बन गया है ना, मोर डोमिनेंट पावर बन गया। क्यों बना, क्योंकि जो इंपीरियल पावर जो थी ना उनका डिक्लाइन हो गया था आफ्टर द वर्ल्ड वार टू के बाद। जो बहुत ज्यादा इंपीरियल पावर थी ना उनका डिक्लाइन हो गया। तो जापान बहुत ज्यादा इंपीरियल पावर थी, ठीक ना, वर्ल्ड वार टू से पहले। जर्मनी हो गया, जर्मनी, जापान, इटली, ये लोग क्या थी, इंपीरियल पावर के अंदर आ रही थी। बहुत पावर था इन लोगों के पास। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार में ओटोमन एम्पायर पावरफुल था, ठीक है ना, तो उनको खत्म किया गया। और सेकंड वर्ल्ड वार में इंपीरियल पावर को खत्म किया गया, उनको डिक्लाइन किया गया। जब इनको डिक्लाइन किया गया इंपीरियल पावर को, तो तब पावरफुल कौन होगा, यूएस ही होगा। ठीक है, यहाँ पे साफ ऊपर लिखा है कि यूएस जो है वर्ल्ड वार टू के बाद डोमिनेंट पावर बन गया। क्यों बना, क्योंकि जो इंपीरियल पावर थे उनका डिक्लाइन हो गया था वर्ल्ड वार टू के बाद। तो बिल्कुल ए नंबर होगा, है ना। कोई इसमें दो राय नहीं है कि वो लोग नहीं हुआ। ये कोई क्वेश्चन कर ले तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं तुम लोगों को पढ़ा देती हूँ कि इंपीरियल पावर में एक बार लिख देती हूँ कि इंपीरियल पावर कौन था वर्ल्ड वार ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार, इंपीरियल पावर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार, ठीक है, वर्ल्ड वार टू, ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू, सॉरी यहाँ पे कहाँ W है ना, वर्ल्ड वार टू कौन कौन था भाई समझ लो, कौन कौन था। जापान बहुत पावरफुल, नाजी, नाजी जर्मनी, या खाली जर्मनी भी लिखूंगी तो गलत नहीं होगा, और इटली, ये लोग था। और वर्ल्ड वार टू में यही लोग तो हारे थे। और जब इन लोग हारेंगे, जब मोस्ट पावरफुल को हटा दिया, तो अब तो यूएस ही बन के निकलेगा ना। तो इसलिए तुम्हारा हो गया
समझ में आ गया ना ये वाला कि बहुत हल्का, बहुत इजी है, बहुत हाँ इजी, बहुत इजी है ना। कि यूएस जो है वर्ल्ड वार 2 के बाद बन के निकला पावरफुल, ठीक है, डोमिनेंट पावर बना। क्यों बना, इसका रीजन क्यों था, क्योंकि इसने क्या किया था, इसने इंपीरियल पावर का डिक्लाइन किया था। आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वार इसने क्या किया था, वो बहुत सारे जो इंपीरियल पावर थे उनको डिक्लाइन कर दिया था। सबसे पहले तो इन्होंने किसको खत्म किया था, जापान को ही ये कर दिया था कमजोर। 64 नंबर क्वेश्चन देखो। मार्क्स रोक लिखते हैं मास्टर एजुकेशन में। 4 नंबर। बोलो तुम लोग। हमको ऑप्शन 1 लग रहा है। लक्ष्मी बोलेगी हमको क्या, 2 नहीं 2 नहीं होगा, डी होगा। 4 लगा क्योंकि कार्ल मार्क्स ने हाँ ये मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई हूँ कि कार्ल मार्क्स जो होते हैं वो ये हेगेल के ऊपर अपना डिसर्टेशन नहीं लिखते हैं, ठीक है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। वो हेगेल के ऊपर अपना डिसर्टेशन नहीं लिखते हैं। कार्ल मार्क्स, मैं तुम लोग को बुक भी पढ़ाई हूँ कार्ल मार्क्स और हेगेल का, दोनों का जुड़ा हुआ है, ठीक है, कार्ल मार्क्स और हेगेल। तो ये तुम्हारा गलत हो जाएगा, इनका जो डिसर्टेशन था वो कार्ल मार्क्स से ऊपर नहीं था, ये गलत है। स्टार्टिंग में वो जरूर तुम्हारा कार्ल मार्क्स से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, लेकिन बाद में जो कार्ल मार्क्स जो है ना वो हेगेल को ही क्रिटिसाइज करने लगते हैं। क्रिटिक्स ऑफ हेगल फिलोसफी करके हम लोग पढ़े हैं कार्ल मार्क्स का बुक, ठीक है। तो इस वजह से ये अपना डिसर्टेशन इनके ऊपर नहीं लिखे, ये गलत है। तो तुम्हारा ये गलत हो गया। और ऐसा कुछ मैं पढ़ाई भी नहीं तुम लोगों को। अच्छा, वेस्टर्न पॉलिटिकल तो भी तुम लोगों को पढ़ाना बाकी है ना, पढ़ोगे तो तुम लोग देखना मैं ऐसा नहीं पढ़ाई हूँ, क्योंकि ये आइडियलिस्ट थे और ये मैटेरियलिस्टिक्स थे, ठीक है। कम्युनिकेशन सोसाइटी नो बडी द वन एग्जीक्यूटिव स्पेयर ऑफ एक्टिविटी, हाँ बिल्कुल ये डी होगा इसका आंसर। कुछ ज्यादा ही मतलब असर्शन रीजनिंग और ये क्वेश्चन दिया हुआ। 65 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करो। कल ही पढ़ाई हूँ ईवी रामास्वामी ना, उन्हें नहीं, हाँ ईवी रामास्वामी का ही क्वेश्चन है, अच्छे से सॉल्व करो तुम। हाँ ऑप्शन 1 और बोलो, 31 ऑप्शन। और बोलो। पेरियार का प्राइम गोल था कास्ट सिस्टम को एलिमिनेट करना, बिल्कुल ही सही बात है, ठीक है। तो ये तो सही हो गया। पेरियार फैमिली बिलीव द रेगुलेशन करेंगे बट वैलेंस यूज नहीं करेंगे, सिवाय रियल एंड परमानेंट वेलफेयर, लोगों का हमको वेलफेयर करना है, तो बिल्कुल सही, लोगों का वेलफेयर करने के लिए। बहुत क्वेश्चन है। न्यू राइट इज ए कंसर्न रिवाइज लिबरलिज्म अगेन, देख लो। दोनों ही गलत है। ठीक है, तुम लोग बोलो। बोलो न्यू राइट जो है ये एडवांस कॉजेज ऑफ लिबरलिज्म अगेंस्ट डेमोक्रेसी बाय लिमिटिंग पॉसिबल यूज स्टेट पावर। बोला कि ये लिमिट करेगा कि, एक मिनट, द न्यू राइट इज ए कंसर्न टू एडवांस द कॉज ऑफ लिबरलिज्म। बोला कि लिबरलिज्म की वजह कर, एडवांस लिबरलिज्म की वजह कर, न्यू राइट का जो फोकस है ना, बोला ये एडवांस लिबरलिज्म की वजह कर ये अगेंस्ट है, किसके अगेंस्ट है, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। और लिमिटिंग द पॉसिबल यूज ऑफ स्टेट पावर, लिमिट मतलब पॉसिबल यूज स्टेट पावर, मतलब एक मिनट में बता रही हूँ कि स्टेट पावर जो है ना, स्टेट के पावर को पॉसिबली यूज किया जाएगा। लिमिटिंग तो यहाँ पे हो गया, यहाँ तक द पॉसिबल यूज ऑफ स्टेट अपने पावर को यूज करेगा जितना भी पॉसिबल हो, ठीक है ना। स्टेट अपने पावर को यूज करेगा जितना भी उसके पास पावर है, मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट, लिबरलिज्म कभी भी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट नहीं होती है,
लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्रीडम, और न्यू राइट थ्योरी हम लोग बोलते हैं न्यू लिबरलिज्म वाले को, ठीक है ना। ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है, ठीक है, ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। जो न्यू राइट थ्योरी है ना, ये न्यू लिबरलिज्म से ही जुड़ी हुई है। और न्यू लिबरलिज्म किसका रिफॉर्म है? पहले वाले जो लिबरलिज्म था, मैं क्या बोल रही थी कि पहले आया तुम्हारा लिबरलिज्म यानी क्लासिकल लिबरलिज्म, क्लासिकल आया, फिर मॉडर्न आया, फिर न्यू आया, ठीक है। तो जो मॉडर्न वाला लिबरलिज्म है, ये लोग स्टेट को ज्यादा पावर देते हैं, ठीक है। और जो क्लासिकल लिबरलिज्म है, ये न्यू लिबरलिज्म है, ये लोग डेमोक्रेसी, रैशनैलिटी, फ्री मार्केट, है ना, इन सबको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे बोला है कि डेमोक्रेसी के आगे, लिबरलिज्म की वजह से डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होगा, ताकि स्टेट जो है अपने पावर को पॉसिबली यूज कर सके, स्टेट ज्यादा से ज्यादा पावर को यूज कर सके। जबकि न्यू लिबरलिज्म क्या बोलती है कि स्टेट के पावर पे लिमिट लगाया जाए। न्यू राइट बोल रहा है कि ये लिबरलिज्म की वजह कर, एडवांस लिबरलिज्म की वजह कर, ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, ताकि स्टेट जो है वो पॉसिबल पावर को यूज कर सके, डेमोक्रेसी पे लिमिट लगाकर स्टेट ज्यादा से ज्यादा पावर को यूज कर सके। और न्यू राइट जो है ये न्यू लिबरलिज्म है, न्यू राइट को तुम न्यू लिबरलिज्म बोल सकती हो, ठीक है। तो न्यू लिबरलिज्म वाले थिंकर जो है ना, वो स्टेट को कम पावर देने की बात करते हैं, मिनिमम पावर, और वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट नहीं, वो डेमोक्रेसी, फ्री मार्केट, रैशनैलिटी को सपोर्ट करते हैं। तो ए नंबर तो गलत हो गया। फिर देखो यहाँ पे देखो, तुम लोग न्यू लिबरलिज्म पढ़ी हो ना, तो न्यू लिबरलिज्म क्या बोलती है? फ्री मार्केट को सपोर्ट करती है। जबकि यहाँ पे क्या बोला? फ्री मार्केट डज नॉट ऑलवेज ऑपरेट द परफेक्ट एंड बेनिफिट। बोले फ्री मार्केट जो है ना, ये हमेशा ऑपरेट नहीं किया जाता और ये बेनिफिट नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। और अगर तुम लोग न्यू राइट को ना भी पढ़ती ना, तो यहाँ पे अगर तुम पढ़ती ना कि लिबरलिज्म की वजह कर लिबरलिज्म जो है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, तो ये गलत, लिबरलिज्म कभी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट नहीं होगी, वो तो सपोर्ट करती है, ठीक है। तो इस वजह से भी वो गलत हो जाएगा। चलो, ये बताओ 67। इक्वलिटी बिफोर लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4। बिल्कुल नॉट एप्लीकेबल। क्यों इक्वलिटी बिफोर लॉ क्यों नहीं मिलेगा? प्रेसिडेंट तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉय करेगा स्पेशल प्रिविलेज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। वो क्या है तुम्हारा? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट है। 68 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, और बोलो। ऑप्शन 3। ठीक है, चलो मैं पढ़ाती हूँ। ऑप्शन 3, तुम लोग को यहाँ पे क्या गलत लगा मुझे बता सकती हो? 1995 होगा ना? नहीं, 1995 नहीं होगा। नहीं, 1979 में आई है, लेकिन 1980 में अपना रिपोर्ट नहीं, की है 1990 में यहाँ पे। रिपोर्ट सबमिट की है, 1990 में रिपोर्ट हाँ, सबमिट। 1990 में। हाँ, तो चलो मैं एक यहाँ बार बता पे देती, हाँ। सबमिट डेट दिखा रहा है हाँ, आया है 1979। 1979 में, ये बात सही है, लेकिन 1990 में रिपोर्ट सबमिट हाँ। हुआ है। तो यहाँ पे लिखा तुमको सबमिट किया गया है 1990 रिपोर्ट, इस वजह से सी नंबर गलत है। एक बार मैं तुम लोग को पढ़ा देती हूँ, बहुत इजिली है, मैं पढ़ा देती हूँ। देखो, मंडल कमीशन जो है ना तुम्हारा, ठीक है, ये एक्चुअल में ओबीसी को रिजर्वेशन दिलाने के लिए आई थी, ठीक है। ओबीसी को, हाँ, 27% हाँ, 27% जॉब। रिजर्वेशन ओबीसी को दिलवाना चाहती थी। इसको अच्छा यहाँ पे क्या बोला, एक सेकंड रुक जाओ, नहीं यहाँ पे गलत है, एक मिनट रुक जाओ, मैं बता रही हूँ। रिपोर्ट सबमिट जो हुआ था ना, वो तुम्हारा था 1980, और इम्प्लीमेंट हुआ था 1990 में, ठीक है ना। इम्प्लीमेंट हुआ था तुम्हारा 1990 में। मैं पूरा इसका अच्छे से पढ़ा दे रही हूँ, तुम लोगों का कन्फ्यूजन दूर करा रही हूँ। देखो क्या हुआ कि अ, मंडल कमीशन जो है ना, ये कब आई थी, इसको कब फॉर्म किया गया था? 1979 में। किसकी गवर्नमेंट थी? तो जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, हाँ, किसकी पार्टी थी भाई, कौन सी गवर्नमेंट थी? तो जनता पार्टी की गवर्नमेंट, ओके। क्या था कि जो बैकवर्ड क्लासेस है ना, उनको भी रिजर्वेशन दिया जाए, ठीक है ना।
तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे जब मंडल कमीशन आया था? तो जनता पार्टी से प्राइम मिनिस्टर कौन थे? याद है तो बता दो तुम लोग कौन थे? कौन होंगे? जनता पार्टी जब 1979 में थी। वीपी सिंह नहीं, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, बहुत अच्छा, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे जब तुम्हारा मंडल कमीशन आई थी। देसाई, DESAI, देसाई, ठीक है। बोला गया कि इसको स्टैब्लिश कब किया गया था? तो 1979 में इसको स्टैब्लिश कर दिया गया था, ठीक है ना। 1979 में इसको स्टैब्लिश किया गया कि ये इसका डेट था 1979, ठीक है। इसमें क्या बोला गया था कि रिजर्वेशन दिया जाए ओबीसी को, ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाए, 27% रिजर्वेशन दिया जाए, ठीक है। ये बोला गया कि 27% भाई रिजर्वेशन दिया जाए, ठीक है। इन्होंने अपना रिपोर्ट कब सबमिट किया? अपना रिपोर्ट कब सबमिट किया इन्होंने? 1980 था, हाँ। इम्प्लीमेंट 1990 में किया गया था, ठीक है। 90, देखो भाई यहाँ पे रिपोर्ट सबमिट में लिख रही हूँ, ठीक है। रिपोर्ट सबमिट, सबसे समझना, 1980 में रिपोर्ट सबमिट हुआ था। और तुम्हारा इम्प्लीमेंट कब किया गया था? इम्प्लीमेंट 1990 में इम्प्लीमेंट किया गया था। चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन का नाम है बीपी मंडल, बीपी मंडल, ठीक है। रिजर्वेशन 27% बोला गया था, ठीक है। 27% देने के लिए, ठीक है। अब इसमें तुम लोगों को कुछ भी कंफ्यूजिंग है बताओ तो। डेट वगैरह याद हो गया, ठीक है। कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है, साफ साफ समझ में आ गया कि क्या बोल रहे हैं, है ना। क्या बोल रहा है, क्या था? 1980 में आया, याद रखना, 1980 में आया, 1979 में स्टैब्लिश किया गया, फॉर्म किया गया था। मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन इसका जो तुम्हारा रिपोर्ट है सबमिट किया गया था कब? 1980 में। इम्प्लीमेंट कब किया गया था तुम्हारा? बोलो, इम्प्लीमेंट कब किया गया था? 1990 में, ठीक है ना। 1990। हाँ, वैसे कमीशन तुम्हारा बार बार बोल रही थी कि तुम्हारा, इन्होंने बोला था 27% रिजर्व देंगे। मैं जब पढ़ाऊंगी तो डीप में जाऊंगी, डीप में नहीं जा रही हूँ अभी, और भी इसका डीप होगा कि जैसे टोटल बोल रहा था कि 50% दिया जाए, ऐसे करके भी बोला जा रहा था। मुझे एक बार बता दो कि मंडल कमीशन का कब आया था? 1979। रिपोर्ट सबमिट 1980। 1980, ओके। इम्प्लीमेंट 1990। प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। अच्छा देखो, जब इसको फॉर्म किया गया, यहाँ पे तुम लोग कंफ्यूज मत होना, आरती ठीक बोली थी। जब फॉर्म किया गया था, जब 1979 में, तो प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, ठीक है। देसाई थे। मैं तुम लोग को ये कंफ्यूजन दूर कर दूं, लेकिन देखो इसका बात कितना, अभी आप 3-4 दिन पहले पढ़ाए ये वाला तो मैं आइडेंटिटी का बता रही हूँ, मीनिंग एक है। सेकंड में बता रही हूँ, रुक जाओ। ये 1979 में तुमको फॉर्म किया गया था, तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर देसाई थे, लेकिन जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया तब प्राइम मिनिस्टर थे वीपी सिंह। चेंज होंगे ना, ये बात याद रखना तुम लोग। अब बोलो आरती क्या बोल रही हो? हाँ, बोलो क्या आप बोल बोल रही रहे थे अभी आप 2-3 दिन पहले पढ़ाए थे ये वाला आइडेंटिटी कम्युनिटी। हो? हाँ, तो अब तुम लोगों को समझ में आ गया ना कि क्या बात मैं बोलना चाह रही हूँ, कि 1979 में जब फॉर्म किया गया था तो प्राइम मिनिस्टर देसाई थे, लेकिन जब इम्प्लीमेंट किया गया तो प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गया और वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। अब समझ में आ गया ना, दोनों में कंफ्यूजिंग मत होना। हाँ, स्टाब्लिश का प्राइम मिनिस्टर पूछेगा देसाई, इम्प्लीमेंट का पूछेगा तो वीपी सिंह, ठीक है। अच्छा, जब तुम्हारा पूछेगा डेट, तो मैं यही सब ना पढ़ाई थी, कोई अलग कुछ अलग पढ़ाई थी क्या आरती? डिफरेंट था क्या? नहीं नहीं यही सब पढ़ाए थे इसलिए याद रहे। हाँ ठीक है, चलो चलो। अलेक्जेंडर वेनेट, अच्छा ये एक भी मैं क्वेश्चन पढ़ाई। रह गया जगह ऊपर में है ओ रह वो गया, सॉरी सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन से। 8:30 बजे। चलो कोई बात नहीं। ऑप्शन 1। बोलो।
69 का ए, ए बिल्कुल सही। इंडिया का origin जो इंडिया का जो फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म है ना, इसे बेस्ट सीन एज ओरिजिनल, बोले इंडिया का फेडरलिज्म ओरिजिनल है, ना कि डेरिवेटिव है या डिमा 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 सॉरी डिमनाइज फॉर्म में है। हम लोग किसी से लिए नहीं है, हम लोग खुद है, क्योंकि हम लोग का फेडरलिज्म क्या है, सेमी फेडरलिज्म, हालांकि लिया गया है, ये सब डिफिनेशन में बता रहे हैं। इंडिया डिफाइन करता है मेरा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म है, ना कि मैं किसी ब्लूप्रिंट को फॉलो करता हूँ, तो बिल्कुल सही। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है। ऑप्शन 3। हाँ चलो। क्या होगा ये? कंस्ट्रक्ट ईयर के लिए, सॉरी कंस्ट्रक्ट टेस्ट। बिल्कुल। तो बस आज का क्वेश्चन मैं यहीं तक रख रही हूँ, 8:30 बजे है ना, तो बाकी कितना क्वेश्चन बचा हुआ होगा, फिर भी 20 क्वेश्चन बचा हुआ होगा। ठीक है, कल मैं कंप्लीट करके दूसरा पेपर स्टार्ट कर दूंगी। अच्छा सुनो एक बात,